हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 5 हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का लेसन नंबर 16 यानी पाठ 16, जिसका शीर्षक है पानी रे पानी। ये एक निबंध है बच्चों, और इसे लिखा है श्री अनुपम मिश्र जी ने। तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको पानी रे पानी शीर्षक से संबंधित संपूर्ण जानकारियां देखने को मिलेंगी। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते और समझते हैं। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। अर्थात बच्चों, इस पाठ में इस निबंध के माध्यम से लेखक जो है सभी को जागरूक करना चाहते हैं कि पानी जो है वो कहाँ से आता है और फिर कहाँ चला जाता है। ये बात क्या किसी को पता है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि पानी आता कहाँ से है, फिर आके फिर वापस चला कहाँ जाता है? तो बाद में जो है लेखक बता रहे हैं, आपने शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन इस बारे में पढ़ा जरूर है। कहाँ पढ़ा है? आगे पढ़ते हैं। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है। अर्थात भूगोल यानी ज्योग्राफी की जो बुक अगर कोई पढ़ा होगा तो उसमें जल चक्र की बातें जो है पढ़ाई या बताई गई होगी। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। अर्थात भूगोल की या ज्योग्राफी की बुक में जो जल चक्र के बारे में जो पूरा वर्णन होता है, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया जाता है, तो उसमें जो है चित्र बनाकर भी बच्चों को पाठ के साथ समझाने की कोशिश की जाती है कि जल चक्र होता क्या है। इस बारे में सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें, और लो फिर बहती हुई एक नदी, और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। तो स्टूडेंट, आगे जो लेखक कह रहे हैं कि जो जल चक्र की जो बात बताई जाती है भूगोल विषय में या भूगोल की किताब में, उसमें जो चित्र बना होता है भूगोल में जल चक्र के पाठ के साथ, उसमें सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती और बरसात की बूंदों के चित्र, फिर बहती हुई नदी के चित्र, और नदी के किनारे बसा हमारा या आपका जो भी गांव है, शहर है, उसका चित्र जो है बना रहता है। और चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। अर्थात बच्चों, जो ये सब चित्र बने होते हैं, तो उस चित्र का जो दूसरा पार्ट होता है, उस दूसरे पार्ट में क्या दिखाया जाता है कि जो नदी है अपने चारों तरफ का पानी लेकर के, चाहे वो बरसात का पानी हो या फिर किसी नदी नाले का पानी हो, अगर वो नदी से मिल रहा है तो वो सारा पानी नदी अपने साथ ले जा करके समुद्र में मिला देती है। चित्र में कुछ तीर भी बने होते हैं। अर्थात चित्र में कुछ तीर के निशान भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है, और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। अर्थात स्टूडेंट, यहाँ पे चित्र के माध्यम से कुछ दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है कि जब नदियां जो है पानी ले जाकर समुद्र में मिला देती हैं, तो समुद्र से भाप, मतलब समुद्र से जो उठी हुई भाप होती है वो बादल बनता है, और बादल से फिर से पानी बरसता है। अर्थात स्टूडेंट, समुद्र के जल से यानी उसके पानी से जो है सूर्य की गर्मी पा करके समुद्र का पानी जो होता है वो भाप बनकर बादल बन जाता है, बादलों में चला जाता है। समझ में आया बच्चों? समुद्र का जो पानी होता है वो सूर्य की ताप से, गर्मी से वाष्प बनता है, यानी भाप बन करके बादलों में चला जाता है, फिर वही पानी में बदल जाता है, जल वाष्प, और फिर जो है वो पानी बरसता है। तो पानी बरसने से वो जल की यात्रा शुरू हो जाती है। अर्थात वो जब पानी बरसता है तो वो पानी हमारे गांव में, शहर में, सड़क में, नदी में, नालों में, गड्ढों में, पोखरों में, फिर कुछ जो है समुद्र में भी वो पानी जो वापस चला जाता है। तो ये हमारा जल चक्र पूरा हो जाता है। तो आगे लेखक कह रहे हैं, यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात। अर्थात जो ऊपर लेखक ने वर्णन किया है, ये लेखक का कहना है कि ये जल चक्र की किताबी बात है, यानी किताबों में ऐसा लिखा है। पर अब तो हम सबके घरों में
स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। यानी जल चक्र की जो किताबी बातें हैं वो तो ऊपर लेखक ने वर्णित किया है, लेकिन जो हम सब के घर में, स्कूल में, माता पिता अगर हमारे दफ्तर में काम करते हैं तो उनके दफ्तर में, कारखानों में, खेतों में पानी का जो कुछ अजीब सा चक्कर है वो सामने आने लगा है। अर्थात स्टूडेंट, पानी जो है, यहाँ पे लेखक का कहने का मतलब है कि पानी जो है टाइम टाइम से सबको कभी कभार नहीं भी मिलता है। अब आगे देखते हैं, नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता है। इसका क्या कारण है स्टूडेंट? इसका कारण है कि जो भूमिगत जल है उसमें कमी आ गई है। यानी भूमिगत जल अब जो है खत्म होने लगा, अर्थात बरसात नहीं हो रहा है तो जमीन अपने अंदर पानी सोख करके भरपूर मात्रा में इकट्ठा नहीं कर पा रही है, इसीलिए नलों में पानी अब टाइम टाइम से नहीं भी आता है। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूं सूं की आवाज आने लगती है। अर्थात अगर नल में पानी नहीं है, जिस जगह पे नल की बोरिंग हुई है, पाइप लगी है जमीन के अंदर, तो वहां पर अगर पाइप, जो वहां पे पाइप गड़ी है जमीन में, उस अगल बगल अगर पानी का स्रोत नहीं है तो नल से सू सू की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, अर्थात कभी कभी पानी आता भी है, कभी नहीं भी आता है। अगर पानी आता है तो वो बेवक्त, यानी जिस वक्त पानी का काम नहीं उस वक्त पानी आता है। कभी देर रात तो कभी कभी भोर सवेरे, अर्थात कभी देर रात गए पानी आता जब सब लोग सो रहे होते, या बहुत ही भोर में पानी आ जाता जब तक कि सब लोग उठे भी ना हो। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो, अर्थात बहुत ही प्यारी प्यारी नींद आ रही हो, लेकिन इधर टेंशन है कि पानी आ गया, पानी नहीं भरेंगे तो हमारा काम कैसे होगा। इसीलिए सब लोग अपने नींद को छोड़ करके घर भर में बाल्टियां, बर्तन और घड़े लेकर के पानी को भरने लगते हैं। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। अर्थात स्टूडेंट, यहाँ पे लेखक का कहना है कि कहीं कहीं पर जो है पानी के लिए लंबी लाइन लगी रहती है, वहां पर जो है अगर आगे पीछे लाइन में कोई स्त्री या पुरुष जो भी है लाइन लगाए हैं पानी के लिए हो जाते हैं तो आपस में वे लड़ने भी लगते हैं। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आप का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई, अर्थात स्टूडेंट, यहाँ पर लेखक इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि रोजाना जो है लाइन लगाकर पानी भरने पर अक्सर झगड़े हो जाते थे, तो इन झगड़ों से बचने के लिए कई घरों में लोगों ने मोटर लगवा लिया। लेकिन मोटर लगवाने से क्या हुआ कि जो मोटर होता है उसमें इतना पावर होता है, इतनी क्षमता होती है कि वो धरती के नीचे का भूमिगत जल जो है, कई नलों का जल वो खींच करके एक ही नल से जो है वो पानी निकलने लगता है। तो इसका परिणाम ये होता है कि जिस नल में मोटर लगा रहता है उस नल के आजू बाजू वाले, अगल बगल वाले जितने भी नल होते हैं उन नलों में पानी आता ही नहीं है, क्योंकि मोटर लगाने के कारण अधिक पावर होने से मोटर जो है अगल बगल के नलों के नीचे का जो भूमिगत जल का स्रोत है उस पानी को भी खींच के एक ही नल में निकाल देता है। तो यहीं पर लेखक ने इसको अपने आसपास के हक छीनने का काम किया है। मतलब कहा है कि मतलब ऐसा करना अपने आसपास के लोगों का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी है और मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कई लोगों ने किया है। और अगर मोहल्ले में किसी एक घर में जो है लोगों ने मोटर में पाइप में मोटर लगवा लिया नल में, तो कई लोग भी यही काम देखी देखा करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है, यानी ऐसा करने से पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है, अर्थात अभी तक तो गांव में ये नौबत नहीं आई है, लेकिन शहर में भी जो है पानी बिकता भी है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। अर्थात ये जो पानी की समस्या है, इस पानी की समस्या को चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, गांव में भी अब कहीं कहीं पानी की समस्या
जो है होने लगी है और लोग इससे जूझ रहे हैं। तो इस तरह से पानी की समस्या से चाहे गांव हो, चाहे बड़े बड़े शहर हो, या हमारे प्रदेश की राजधानियां हो जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों में भी सब लोग इस भयानक कष्ट से जूझ रहे हैं। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन गई है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात, अर्थात इसमें जो है गर्मी के मौसम के में जो है पानी की जो किल्लत होती है उसके बारे में लेखक ने यहाँ पे वर्णन किया है। अब आगे लेखक बताएंगे कि बरसात में क्या होता है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांवों को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। अर्थात स्टूडेंट, अभी तो गर्मी में हमने देखा पानी की किल्लत से सब लोग कैसे जूझते हैं, कितनी परेशानियां होती हैं। लेकिन बरसात का अगर मौसम आता है, सीजन आता है, तो उसमें क्या होता है? चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। चाहे वो हमारा आपका घर हो, स्कूल हो, सड़क हो, रेल की पटरियां हो, इस तरह से बहुत ज्यादा तबाही मचा देता है पानी। बाढ़ भी आ जाती है देश के कई हिस्सों में, और ये जो बाढ़ आती है तो ये गांव से लेकर मुंबई जैसे बड़े शहरों को भी नहीं छोड़ती। अर्थात बाढ़ गांव में भी आती है तो बड़े बड़े शहरों में भी आती है, और कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। यानी जो लोगों की तेज रफ्तार भरी जिंदगी हो गई है, ये सब जो है थम जाता है। बाढ़ की वजह से सब कुछ रुक जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थात स्टूडेंट, अगर पानी बहुत ज्यादा हो गई है तो उससे भी जो है नुकसान होगा, यानी बाढ़ आ जाएगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, डूब जाएगा। और अगर अकाल की स्थिति अर्थात सूखा पड़ गया, पानी नहीं बरस रहा है, तो इन दोनों हालातों में जो है परेशानियां होती हैं। और लेखक ने बाढ़ और अकाल को एक सिक्के के दो पहलू बताया, यानी सिक्के का एक साइड वाला हिस्सा बाढ़ है तो दूसरे साइड वाला हिस्सा अकाल है। तो इस तरह से लेखक मानते हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल ले तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। अर्थात पानी का बहुत ज्यादा हो जाना, पानी का बहुत कम होना, अगर इन दोनों में हम सामंजस्य स्थापित करें तो इन जो है मुसीबतों से हमको छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। अर्थात लेखक यहाँ पे उदाहरण के द्वारा गुल्लक का उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम पानी के इस चक्कर को भूल करके अपने गुल्लक को याद कर लें तो हमें याद है कि बचपन में जब भी हमें कोई पैसा देता था तो तुरंत हम खुश हो जाते थे और दौड़कर उस पैसे को अपनी गुल्लक में डालने के लिए, यानी जमा करने के लिए झट से दौड़ पड़ते थे। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा हो जाते थे। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। अर्थात स्टूडेंट, कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 5 रुपया, कभी कुछ सिक्के तो कभी कुछ नोट, या जैसा भी घर वाले या कोई भी मतलब मेहमान वगैरह आए बच्चों को देते थे तो वे सब खुशी से अपने गुल्लक में जमा करते थे। तो धीरे धीरे कभी कम कभी ज्यादा पैसा डालते डालते गुल्लक में एक दिन ऐसा आता था गुल्लक भर जाती थी। और फिर जिसका गुल्लक का जो मालिक था उसको पैसे की जरूरत पड़ती तो वो गुल्लक में जो पैसे बचत करके जमा किया था, इकट्ठा किया था, तो जब उसको वो तोड़ता है तो उसको काफी पैसे मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो गुल्लक में बचाए हुए उसको पैसे थे उसका वो उपयोग करता है या अपने काम में ले लेता है। तो जो ये हमारी धरती है वो भी इसी तरह जो है गुल्लक की तरह ही खूब बड़ी गुल्लक है, मिट्टी की बनी। इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है, तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि जो हमारी धरती है भी बिल्कुल गुल्लक के समान है। जब बरसात के मौसम में वर्षा होती है तो जो ये मिट्टी की बनी विशाल गुल्लक के समान हमारी धरती है, ये पानी को जो है अपने अंदर इकट्ठा करने लगती है। तो हम इंसानों का भी फर्ज है कि जो है कि अपने हिसाब से जो है बरसात के पानी को बहने ना दे, उसको स्टोर करें। आगे देखते हैं।
हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छनकर जा मिलता है। अर्थात जो हमारे शहर में, गांव में तालाब हैं, झील हैं, इन सब में जो है पानी इकट्ठा होता है बरसात का, तो ये पानी ही धरती रूपी जो गुल्लक है उसमें जो है भर करके उस गुल्लक को भरती है। और ये जो पानी जमा हो जाता है तो जमीन के नीचे जो है, जैसे भूमिगत स्रोत, जो मतलब भूमिगत मतलब भूमि जो है, वो अपने अंदर जो इन पानी को रिसा कर, छना कर अपने अंदर ले लेती, सोख लेती है। तो इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता है, यानी भूमिगत जो जल का भंडार है वो समृद्ध हो जाता है, यानी भर जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, यानी हम पानी के इस खजाने को देख नहीं सकते, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। अर्थात स्टूडेंट, बरसात के मौसम में जो पानी बरसता है तो उस पानी को अगर हम सही तरीके से स्टोर करके रख दें, जमा कर दें, यानी उसको इधर उधर बहने ना दें, बल्कि तालाब या झील बना करके उसमें पानी को इकट्ठा करें, या भूमि के अंदर जो पानी रिसकर छनकर अंदर चला जाता है, तो यही पानी जब बरसात नहीं होती है, बरसात का मौसम खत्म हो जाने के बाद पूरे साल तक हम अपनी यूज में लेते हैं, चाहे वो घर के किसी काम के लिए हो, या खेतों में हो, या फिर अपने स्कूल में यानी पाठशाला में। तो इस पानी का उपयोग हम पूरे साल करते हैं, हमने पूरी दुनिया जो है इसमें इस पानी का यूज करती है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व तो भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इस पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। अर्थात जो पानी का ये हमारा खजाना से भरा भूमिगत जल स्रोत है, इसको एक दौर है, एक जमाना है जो हम लोग भूलते चले जा रहे हैं इसके महत्व को, यानी इसका जो भी हमें फायदा है, नुकसान होने वाला, सब लोग इसको भूल गए हैं। और जमीन के लालच में तालाबों को, झीलों को, सबको कचरों से पाट दिया गया, भर दिया गया, बिल्कुल समतल यानी प्लेन बना दिया गया। और देखते ही देखते तालाब, नहरों, तालाब जो झीलें हैं, सबको पाट करके गड्ढों को ढक दिया गया और इन पर कहीं मकान, कहीं बाजार, कहीं स्टेडियम और कहीं पे सिनेमा हॉल बना दिए गए। तो इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। अर्थात इसमें लेखक कह रहे हैं कि जो हम भूल गए हैं, जो जल चक्र का जो संतुलन हमने बिगाड़ रखा है, तालाब को और झीलों को हमने पाट दिया, गड्ढों को पाट दिया, जो प्राकृतिक जलाशय थे उसको ढक दिया है कचरे, मिट्टी इत्यादि से, और अपने लालच की वजह से हमने जमीन को, जो मतलब जो भी प्राकृतिक जलाशय के स्रोत थे उसको ढकना शुरू कर दिया और अपने जमीन की लालच को मतलब हमने बढ़ाना शुरू कर दिया। तो कभी कभी हम जो है गर्मी में अकाल का सामना हमको करना पड़ रहा ज्यादातर, और ज्यादातर बाढ़ से हम लोग परेशान होने लगे हैं, क्योंकि गर्मी में नल सूख जाते हैं, पानी नहीं मिलता है, पानी की कमी हो जाती है, और बरसात में बाढ़ आ जाती है जिससे हमारे घर, बस्तियां डूबने लगती हैं। इसीलिए अगर हमको बाढ़ और अकाल से बचना है तो अपने आसपास के जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं, नदियां हैं, तालाबें हैं, उनकी रखवाली, देखभाल बहुत ही अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें, जब बरसात हो तो उसे थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें और अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। अर्थात हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये मेन मकसद होना चाहिए कि जब बरसात होती है तो बरसात के टाइम में पानी को व्यर्थ ना बहने दे, बल्कि बरसात के पानी को कहीं पे जो है जलाशय, तालाब इत्यादि बनवाकर उसमें स्टोर करें। और कुछ तो पानी जो है समुद्र में जाता है, कुछ नदियों, और कुछ जो है हमारी धरती जो अपने अंदर उसे सोख लेती है। तो इस तरह से हमको जो है इन सब बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो इसी तरह से जल चक्र का जो संतुलन उसको हम बिगाड़ते रहेंगे तो पानी के चक्कर में हम फंसते चले जाएंगे, यानी पानी की कमी हमें हमेशा होती ही रहेगी।
आगे स्टूडेंट्स में हक की बात है। आजादी के बाद पिछले 60 वर्षों में दिल्ली में पानी की औसत मांग या खपत लगभग 3 गुना बढ़ गई है। अर्थात हक की बात, जो हेडिंग से इसमें लेखक बताना चाह रहे हैं कि जब से आजादी हमको मिली है उसके पिछले 60 वर्षों में पानी, जो दिल्ली है, जो हमारी राजधानी दिल्ली है, उसमें पानी की औसत मांग और खपत 3 गुना बढ़ गई है। पर झुग्गी बस्तियों में अभी भी औसत खपत का 30% पानी ही मिल पाता है। अर्थात जो झुग्गियां हैं, जो बस्तियां हैं, जहाँ पे जो है लोग रह रहे हैं, वहां पर पानी का जो खपत है, जो आवश्यकता है, उसके हिसाब से केवल 30% पानी ही लोगों को नसीब होता है। जब जरूरत के हिसाब से लोगों को पानी नहीं मिलता तो उनके हक छीनते हैं। हमारे समाज में जरूरतों से जुड़े और कौन से मुद्दे हैं जहां हमें बराबरी का बंटवारा नहीं दिखाई देता और कई लोगों का हिस्सा छीनकर कुछ लोगों को दे दिया जाता है। कक्षा में और घर पर बड़ों के साथ इसकी चर्चा करें। अर्थात जो 30% पानी जो है दिल्ली में झुग्गी और बस्तियों के लोगों को मिलता है, बाकी का उनके हिस्से का 70% पानी कोई और लोग ले लेते हैं, उनका हक छीनने के बराबर ये बात है। तो समाज में जरूरत से जुड़े लोगों की जरूरत से जुड़े और भी कई मुद्दे हैं। तो इस मुद्दे के बारे में आप जो है अपने घर पर बड़ों के साथ चर्चा करिए और इसके बारे में जानकारियां प्राप्त करिए। तो स्टूडेंट, इसके माध्यम से लेखक कहना चाह रहे हैं कि हमें कभी भी किसी के हक का कुछ नहीं लेना चाहिए, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित हो। इस तरह से इस बातों का ध्यान रखना चाहिए और पानी को बचाना चाहिए, उसको व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये हमारा पानी रे पानी पाठ यानी निबंध ये कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।